30 अगस्त 2022 भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आधी रात के समय कतर के अधिकारी इन्हें मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर घर से ले जाते हैं। इसके बाद से उनके परिवार वाले इनसे संपर्क नहीं कर पाए। कई दिनों तक यह असमंजस रहा कि इन्हें गिरफ्तार किया गया है या किडनैप किया गया है। बाद में फिर सूत्रों से खबर मिली कि कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इन्हें गिरफ्तार किया है। परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया गया, ना आरोपों की जानकारी ही दी गई। इन भारतीयों में 3 रिटायर्ड कैप्टन, 4 रिटायर्ड कमांडर और 1 नाविक शामिल है, जिनके नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल रिटायर्ड, कैप्टन सौरव वशिष्ठ रिटायर्ड, कैप्टन वीरेंद्र वर्मा रिटायर्ड, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी रिटायर्ड, कमांडर सुगुनाकर पकाला रिटायर्ड, कमांडर संजीव गुप्ता रिटायर्ड, कमांडर अमित नागपाल रिटायर्ड और नाविक राकेश गोपा कुमार है। ये पूर्व नौसैनिक अफसर ओमान की कंपनी अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे, जिसके मालिक हामिस अल अज़मी रॉयल ओमान एयरफोर्स से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। इन अफसरों का काम कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देना था और नौसेना के उपकरणों का मेंटेनेंस भी इन्हीं के जिम्मे होता था। इन नौसैनिकों का भारतीय नौसेना में 20 वर्षों का योगदान रहा है और ये महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। 30 सितंबर 2022 को अल दाहरा के मालिक हामिस अल अज़मी इन्हें छुड़ाने गए और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भी इन अधिकारियों के साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जेल का वह हिस्सा होता है जहां किसी गंभीर आरोप के कैदी को अकेला बंद कर रखा जाता है। 30 सितंबर 2022 को पूर्व नौसैनिकों को उनके परिवार से फ़ोन पर बात करने दिया गया। 3 अक्टूबर 2022 को इन्हें काउंसलर एक्सेस मिला, जहां जेल में बंद इन पूर्व सैनिकों से दोहा में मौजूद भारतीय काउंसलेट का एक अधिकारी मिल सका। 3 नवंबर 2022 को अल दाहरा के मालिक को रिहा कर दिया गया। हालांकि अब तक आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। कई बार जमानत खारिज करने के बाद में मई 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 26 अक्टूबर 2023 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। हालांकि आरोप क्या है, किस आधार पर सज़ा सुनाई गई, अब तक इसका कोई ब्यौरा साझा नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार इन रिटायर्ड नौसैनिक अफसरों पर सबमरीन प्रोजेक्ट की गोपनीय जानकारी इजराइल के साथ साझा करने का आरोप है। साबित होने पर कतर में ऐसे गुनाह पर मौत की सज़ा का प्रावधान है। आइए जानते हैं इस सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी गोपनीयता लीक करने के बारे में ये गिरफ्तारी और मौत की सज़ा सुनाई गई है। 2020 कतर ने इटली की कंपनी फिनकैंटियरी से हाईटेक पनडुब्बी खरीदने का समझौता किया था, जो स्टील्थ पनडुब्बी का निर्माण करने वाली थी, जिसे रडार से पकड़ा नहीं जा सकता है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी और इसमें कई दिनों तक पानी के अंदर रहने की क्षमता होगी। ये पानी के अंदर से ही टॉर्पीडो लॉन्च कर सकने में सक्षम होगी। वैसे ये तकनीक ईरान के अलावा किसी और अरब देशों के पास नहीं है, इसीलिए कतर इसे हासिल कर मिडिल ईस्ट में अपनी बढ़त बनाना चाहता है। वैसे पाकिस्तान, जिसके पास इटली की ही सबमरीन है, लेकिन वह इतनी अत्याधुनिक नहीं, पाकिस्तान का कतर के साथ गहरा रिश्ता है। वो ये तकनीक हासिल करना चाहेगा और इजराइल नहीं चाहता कि कतर को ये तकनीक हासिल हो, क्योंकि कतर हमास जैसे कई आतंकी संगठनों का रहनुमा है। यही कारण है कि 2017 में सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे और इन देशों ने कतर पर अलग अलग आतंकवादी संगठनों को फंडिंग देने का आरोप लगाया था। अमेरिका का एक सैन्य अड्डा कतर में है।
कतर अमेरिका का गैर नाटो सहयोगी देश भी है। वैसे कतर की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है, जहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 50 लाख रुपए सालाना है। कतर के पास धन की कमी नहीं, मानवाधिकार के खराब रिकॉर्ड और आतंकी संगठनों को शह और शरण देने के बाद भी वह पैसे की ताकत के बल पर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करने में सफल रहा। उसे ये सफलता इसलिए मिली क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के कतर के दावे का समर्थन किया। इस विश्व कप के दौरान जिहादी प्रचारक जाकिर नायक भी कतर पहुंचा था। जब ये खबर आई तो भारत सरकार ने इसका विरोध किया। तब हालांकि कतर ने इसका खंडन किया था और कहा था कि उसने जाकिर नायक को इनवाइट नहीं किया है। वैसे भारत और कतर के संबंधों की बात की जाए तो भारत और कतर का संबंध सैकड़ों साल पुराना है। जब कतर हमें मोती यानी पर्ल इंपोर्ट करता था और हम कतर को स्पाइसेस मसाले एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन 1940 में कतर का नसीब बदल जाता है जब उसे दुखान ऑनशोर ऑयल फील्ड में तेल और गैस का भंडार मिल जाता है। 1973 में भारत और कतर के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। भारत 80% LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर से लेता है। भारत कतर से LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कुकिंग के काम में आता है भी एक्सपोर्ट करता है। इंडिया कतर को सीरियल्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है और कतर से ऑयल, गैस, प्लास्टिक और केमिकल्स इंपोर्ट करता है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड अराउंड $20 बिलियन का है। इंडिया कतर ने टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें दोनों मिलकर आइडेंटिफाई करेंगे प्रोजेक्ट को जिसमें दोनों निवेश कर सके। 2008 दोनों देशों में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें दोनों देशों के बीच ज्वाइंट कमिटी मीटिंग्स होती है डिफेंस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए और समय समय पर दोनों के बीच ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज भी होता है जिसे उर्दू में ज़र अल बहर और इंग्लिश में रॉर ऑफ द सी कहा जाता है। कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीयों का भी योगदान है। 7 लाख के करीब इंडियन माइग्रेंट्स वहाँ रहते हैं और काम करते हैं जो वहाँ के 1/3 पॉपुलेशन के बराबर है। 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कतर की पहली यात्रा की थी और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बनाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में कतर की राजकीय यात्रा पर गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 बार कतर का दौरा कर चुके हैं। वैसे पूर्व नौसैनिकों को बचाने के विकल्पों की बात करें तो भारत सरकार को 15 दिन के अंदर कतर के अपील कोर्ट में अपील करना होगा। कतर की ऊंची अदालत कोर्ट ऑफ के सेशन में अपील करना होगा। सजा पाए 8 भारतीय नौसैनिकों को व्यक्तिगत दया याचिका दायर करनी होगी। न्याय न मिलने पर भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन के द्वारा डायरेक्ट कतर गवर्नमेंट से बात की जा सकती है। किसी कारणवश अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है तो भारत इंटरनेशनल लेवल पर कोशिश कर सकता है। अमेरिका कतर का सामरिक सहयोगी है। अमेरिका कतर से इस बारे में दबाव बनाने की बात कर सकता है। मित्र देशों से भी कतर पर दबाव बनाया जा सकता है। भारत UN में भी दया याचिका रख सकता है। वैसे तत्कालीन सरकार कई बार कूटनीतिक तौर पर ऐसे मामलों में सफल रही है। 2014 से अब तक विदेश में 4,597 भारतीयों के सज़ा कम या माफ़ हुई है। ये भारत सरकार की सफल कूटनीति को दर्शाता है। वैसे कतर भी कई मौक़ों पर ऐसे फैसले ले चुका है जिसमें जासूसी के मामले में फिलीपींस के 3 नागरिकों में 1 आरोपी को मौत की सज़ा और 2 को उम्र कैद मिली थी, जिसे फिलीपींस सरकार की कोशिश से मौत की सज़ा को उम्र कैद और उम्र कैद को घटाकर
15 साल किया गया था। भारत और कतर मित्र देश हैं, लेकिन रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखा गया है। चाहे वो नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर का भारत सरकार पर दबाव बढ़ाना और उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात करना हो। हालांकि भारत सरकार ने नुपुर शर्मा की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी थी। जाकिर नायक का फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित होना और भारत सरकार का इस पर विरोध जताना और फिर कतर का इस बात को लेकर खंडन करना कि कतर ने उसे आमंत्रित नहीं किया। वैसे भारत का मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। 2023 भारत और कतर के राजनयिक संबंधों का 50 वर्ष पूरा करने वाला वर्ष है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के पास इनको माफ़ी देने का अधिकार है। यहाँ 2 मौक़ों पर माफ़िया दी जाती है। पहला रमज़ान जो गुजर चुका है और दूसरा कतर का राष्ट्रीय दिवस जो 18 दिसंबर को है। इस मामले में कई विदेशी मामलों के जानकार आशंकित और कई आशावादी हैं। ये मुद्दा भारत सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित घर लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में कई विदेशी मामलों के जानकार आशंकित और कई आशावादी हैं। ये मुद्दा भारत सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित घर लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।